25 दिसंबर 2003 रावलपिंडी एयरपोर्ट रोड पर एक बुलेट प्रूफ गाड़ी जिसके टायर फटे हुए थे और एक तरफ झुकी हुई थी, वो गड़गड़ाहट और शोर पैदा करते हुए आगे बढ़ रही थी। ड्राइवर इसे तकरीबन घसीटता हुआ एयरपोर्ट रोड से आर्मी हाउस तक ले गया। गाड़ी में सदर पाकिस्तान जनरल परवेज मुशर्रफ थे। वो महज चंद माह में 3 बड़े खुदकुश हमलों से बाल बाल बचे थे। तब से 2003 से पाकिस्तान में दहशतगर्दी का एक नया दौर शुरू हो चुका था। इस दौर ने दुनिया भर में पाकिस्तान की साख को बुरी तरह नुकसान पहुंचाया। पासपोर्ट की इज्जत जाती रही और मुआशी नुकसान इसके अलावा था। ये सब कैसे शुरू हुआ था? जनरल मुशर्रफ ने काफ लीग की हुकूमत को कैसे वज़ारत-ए-उज़्मा की सीट तक पहुंचाया, जबकि 2002 के इलेक्शन के बाद उनकी सीट्स 92 कम थीं। वज़ारत-ए-उज़्मा के लिए जितनी सीट्स चाहिए थीं उससे 92 कम थीं। मैं हूं फैसल वड़ाइच और देखो सुनो जानो की हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान सीरीज में हम आपको यही सब दिखाएंगे। 9/11 के सानहे के बाद जनरल मुशर्रफ ने बहुत से काम किए, लेकिन इनमें से 3 ऐसे थे जिनकी वजह से अलकायदा और तालिबान ने जनरल मुशर्रफ को निशाने पर रख लिया। एक ये कि उन्होंने अमेरिका को अफगानिस्तान में अलकायदा और तालिबान पर हमलों के लिए ट्रांजिट रूट्स फराहम किए। दूसरा ये कि पाकिस्तान की बेसिस अमेरिका के हवाले की। बलोचिस्तान में शमसी और सिंध में जकबाबाद की बेसिस जनरल मुशर्रफ ने अमरीकियों के हवाले करने का एतराफ़ अपनी किताब में भी किया है और इसकी कहानी हम आपको हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान की किस्त नंबर 47 में तफसील से दिखा चुके हैं। तीसरा काम जिसका सबसे ज़्यादा रद्द-ए-अमल आया ये था कि उन्होंने सैकड़ों के हिसाब से अलकायदा और तालिबान के लीडर्स, कारकुनान और बहुत से दूसरे मशकूक अफराद को अमेरिका के हवाले कर दिया। 369 ऐसे ही अफराद को अमेरिका के हवाले करने और इनके बदले बड़ी तादाद में डॉलर्स वसूल करने का एतराफ़ वो अपनी बायोग्राफी में कर चुके हैं। और भी वजूहात होंगी, लेकिन ख़ास तौर पर इन 3 की वजह से अलकायदा और तालिबान के वो लोग जो पाकिस्तान में छुपे हुए थे और अमेरिका और इनके हमलों के ख़िलाफ़ थे, उन्होंने जनरल मुशर्रफ को रास्ते से हटाने का प्रोग्राम बना लिया। ये कौन लोग थे? एक अलकायदा का सीनियर लीडर अबू फरज लेवी था, जो जनरल मुशर्रफ के मुताबिक उन पर हमलों का मास्टरमाइंड था, जबकि दीगर मंसूबा साजों में प्लानर्स में अमजद फारूकी सबसे अहम था। उमर शेख का नाम भी अलकायदा के उन सेल्स में लिया जाता है। आपके इल्म में होना चाहिए कि अमजद फारूकी और उमर शेख तैयारा हाईजैकिंग के किरदार थे। तैयारा हाईजैकिंग केस वो केस है जिसकी कहानी हम आपको पाकिस्तान की हिस्ट्री में दिखा चुके हैं, जिसमें एक इंडियन तैयारा अगवा करके कंधार में उतारा गया और इंडिया में कैद मौलाना मसूद अजहर को कुछ साथियों समेत रिहा करवाया गया था। तो मौलाना मसूद अजहर के साथ जो तीसरा शख्स रिहा हुआ था वो यही उमर शेख था, और वो शख्स जिसने इस हाईजैकिंग में मदद की थी वो अमजद फारूकी था। लेकिन सिर्फ यही 3 लोग नहीं थे, बल्कि फौज के अंदर से भी कुछ लोग जनरल मुशर्रफ को रास्ते से हटाने के लिए इनके साथ मिले हुए थे। आप हैरान होंगे, लेकिन जनरल मुशर्रफ अपनी किताब में लिखते हैं कि उन्हें कत्ल करने की साजिश में 4 अफराद का ताल्लुक पाकिस्तान एयरफोर्स से भी था। इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन बहुत बाद में, जबकि 2 का ताल्लुक तो एसएसजी कमांडो फोर्स से था। ये वही फोर्स थी जिससे जनरल मुशर्रफ का अपना ताल्लुक भी था। तो ये था वो सारा ग्रुप जिसने जनरल मुशर्रफ को रास्ते से हटाने के लिए 4 बड़ी कोशिशें या प्लानिंग्स की। पहली प्लानिंग ये थी कि 23 मार्च 2002 को जब यौम पाकिस्तान की परेड हो रही थी तो जनरल मुशर्रफ को निशाना बनाया जाना था, लेकिन इस मंसूबे पर अमल ना हो सका क्योंकि जिस दिन 23 मार्च था उसी दिन 8 मुहर्रम भी था। इसलिए परेड कैंसिल कर दी गई और ये मंसूबा ही रहा, अमली जामा ना पहन सका। दूसरी कोशिश इसके 9 माह बाद की गई, जब जनरल मुशर्रफ ने नमाज़े ईद अदा करने के लिए फैसल मस्जिद इस्लामाबाद आना था। इस कार्रवाई के लिए 2 खुदकुश बमबार तैयार किए गए जिन्होंने जनरल मुशर्रफ पर हमला करना था, लेकिन ये हमला भी जनरल मुशर्रफ की टाइट सिक्योरिटी की वजह से नहीं हो सका।
इन 2 नाकाम कोशिशों के बाद दहशतगर्दों ने एक ज़्यादा एम्बिशियस नया प्लान बनाया। और दिलचस्प बात यह है कि ये प्लान भी 23 मार्च ही को एग्जीक्यूट करना था, लेकिन जाहिर है ये 23 मार्च 2003 का था। इस प्लान में SSG का एक कमांडो भी शामिल था। इस प्लान में मार्गला की पहाड़ियों पर 4 मिसाइल रखे गए जिन्हें परेड वाले दिन जनरल मुशर्रफ पर फायर किया जाना था। लेकिन हुआ ये कि इस प्लान पर भी अमल ना हो सका क्योंकि परेड कैंसिल कर दी गई थी। शायद वजह यह थी कि इस अटैक की कोई टिप एजेंसीज को मिल चुकी थी। अलकायदा और उसके मुकामी मंसूबा साजों के 3 प्लान नाकाम हो चुके थे। उनका अहम तरीन किरदार उमर शेख भी गिरफ्तार हो चुका था और इस सारे प्लानिंग का सबसे बड़ा लीडर अबू फरज लिबी कहीं गायब था। तो ऐसे में एक बड़ा प्लान बनाया कश्मीर और अफगानिस्तान में जहाद के अहम किरदार मौलाना मसूद अजहर के साथी अमजद फारूकी ने। और ये प्लान वो था जिस पर कामयाबी से अमल हुआ। लेकिन 14 दिसंबर को जनरल मुशर्रफ चकलाला एयरबेस से आर्मी हाउस जा रहे थे। उन्हें रास्ते में झंडा चीची पुल पर से गुजरना था, लेकिन वो और उनकी सिक्योरिटी टीम नहीं जानते थे कि जिस पुल पर से उन्हें गुजरना है उस पर कमाले महारत से रिमोट कंट्रोल बम्स लगाए जा चुके हैं। पुल के पिलर्स और निचले हिस्से में ड्रिलिंग करके बारूद भर दिया गया था। एक शख्स जिसका नाम मुश्ताक था, जो जैश मोहम्मद का रुकन और मुल्ला मोहम्मद उमर के साथ वफादारी का अहद ले चुका था, रिमोट लेकर इंतजार कर रहा था कि जैसे ही परवेज मुशर्रफ की कार पुल पर पहुंचे वो बटन दबाए और पुल को सैकड़ों किलोग्राम डायनामाइट से उड़ा दे। ये एक परफेक्ट प्लान था, लेकिन वो शख्स जिसके हाथ में रिमोट कंट्रोल था और जिसने बम के लिए बटन दबाना था, जरा निचली जगह छुप कर खड़ा था। यहाँ से इसे जनरल मुशर्रफ का काफिला और उनकी गाड़ी नजर तो आ रही थी, लेकिन साफ साफ नहीं। तो जब उसके मुताबिक जनरल मुशर्रफ की गाड़ी झंडा चीची पुल पर पहुंची तो उसने बटन दबा दिया। पुल धमाके से उड़ गया, लेकिन इतने में जनरल मुशर्रफ का काफिला चंद मीटर आगे निकल चुका था। पीछे पुल में एक बड़ा शगाफ हो चुका था और इस हमले में पहली बार जनरल मुशर्रफ को बराहे रास्त निशाना बनाने की कोशिश कर ली गई थी। लेकिन इसमें वो बाल बाल बच गए थे। लेकिन नहीं, अभी आगे 2 खुदकुश हमलावर और इंतजार कर रहे थे, मगर वो चूंकि पहले ग्रुप की कार्रवाई से वाकिफ नहीं थे, इसलिए उनके लिए भी ये सब कुछ गैर मुतवक्के था। सो इन खुदकुश बमबारों ने जनरल मुशर्रफ के पीछे पुल को उड़ते देखा तो अपना प्लान तब्दील किया और वहां से फरार हो गए, मगर हमेशा के लिए नहीं। सिर्फ 11 रोज बाद जनरल मुशर्रफ इस्लामाबाद से आर्मी हाउस जा रहे थे। एक बार फिर उन्हें झंडा चीची पुल क्रॉस करना था और इस पुल से चंद मीटर आगे 3 खुदकुश बमबार सुजुकी पिकअप वैन्स में उनका इंतजार कर रहे थे। ये उसी प्लानिंग का हिस्सा थे जो 11 दिन पहले फरार हो गए थे। जब इनकी गाड़ी एयरपोर्ट रोड पर पहुंची तो पहले खुदकुश बमबार ने इस जगह टोटल के पेट्रोल पंप से गाड़ी चलाई और जनरल मुशर्रफ की कार की तरफ दौड़ा दी। इसे रास्ते में एक ट्रैफिक एहलकार ने रोकने की कोशिश की, लेकिन ये उससे रौंदती हुई जनरल मुशर्रफ की गाड़ी की तरफ बढ़ती रही, लेकिन ये जनरल मुशर्रफ तक ना पहुंच सकी। इसे खुदकुश बमबार जमील चला रहा था, लेकिन ये पिकअप वैन मर्सिडीज तक पहुंचने से पहले ही धमाके से फट गई। गरजदार आवाज गूंजी, धुएं के बादल और बारूद की बू चारसू फैल गई। धमाका इतना शदीद था कि जनरल अशफाक परवेज कियानी ने 3 किलोमीटर दूर अपने दफ्तर में इसकी आवाज साफ साफ सुनी। धमाका तो बहुत जोरदार था, बहुत से राह चलते लोग और अहलकार इसमें शहीद हुए, लेकिन जनरल मुशर्रफ महफूज रहे। उनकी गाड़ी रुक चुकी थी, आगे कुछ सुझाई नहीं देता था। धुआं था, बारूद था, गाड़ी के इर्द गिर्द खून के छींटे थे, लेकिन उन्होंने ड्राइवर से कहा, दबा दे, मतलब गाड़ी भगाओ और निकलो यहाँ से। लेकिन इतने में 60 मीटर आगे PSO पेट्रोल पंप से दूसरा खुदकुश बमबार अपनी सुजुकी पिकअप वैन स्टार्ट कर चुका था। वो भी जनरल मुशर्रफ की गाड़ी की तरफ लपका, मगर ये भी टारगेट तक ना पहुंच सका और सड़क के दरमियान रखे डिवाइडर से टकराकर वहीं फट गया। 14 इंसानों की जान चली गई, बहुत से खून में नहा गए। जनरल मुशर्रफ एक बार फिर महफूज रहे।
उन्होंने फिर ड्राइवर से कहा, दबा दे दबा दे। गाड़ी के टायर फट चुके थे, विंड स्क्रीन क्रैक हो चुकी थी, लेकिन यह खास तौर पर तैयार की गई 3 टन वजनी बुलेट प्रूफ गाड़ी थी जो टायरों के फट जाने पर भी कई किलोमीटर तक चल सकती थी। लेकिन यहाँ एक मसला था, वो ये कि उनसे चंद मीटर के फासले पर एक तीसरा खुदकुश बमबार एक पेडेस्टल पुल के नीचे उनसे टकराने के लिए खड़ा हुआ था। जनरल परवेज मुशर्रफ की मर्सिडीज फटे टायरों के साथ गड़गड़ाहट की आवाज पैदा करती एक तरफ झुकी हुई आगे निकल गई, लेकिन ये तीसरा खुदकुश बमबार बारूद से भरी पिकअप वैन स्टार्ट ही ना कर सका। यूं एक ही दिन में जनरल मुशर्रफ 3 बड़े खुदकुश हमलों से बाल बाल बचे थे, लेकिन एजेंसीज के इल्म में अब ये बात आ चुकी थी कि कुछ खुफिया सेल्स हैं जो जनरल मुशर्रफ को रास्ते से हटाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। मगर हुआ ये कि एजेंसीज ने इन तमाम सेल्स को जल्द ही डिसमेंटल कर दिया, तमाम दहशतगर्दों को या तो पकड़ लिया या जान से मार दिया। अबू फरज लिबी मर्दान के करीब केपीके में पकड़ा गया। वो यूं कि जब वो मोटरसाइकिल पर कई दिन के इंतजार के बाद एक मखसूस मुकाम पर आया तो बुर्का पहने कुछ सिक्योरिटी एहलकार पहले से वहां छुपे हुए थे। उन्होंने लिबी को जिंदा दबोच लिया। दूसरे अहम किरदार अमजद फारूकी को नवाब शाह सिंध के एक घर में घेर लिया गया। इसके साथी मुकाबले में मारे गए, मगर इसे जिंदा पकड़ने की कोशिश की गई। लेकिन जब वो खुदकुश जैकेट पहने सिक्योरिटी एहलकारों की तरफ बढ़ा तो एक एहलकार ने फायर खोल दिया, जिससे इसकी जान उसी वक्त चली गई। एसएसजी के 2 एहलकार और पाक फिजाइया के जूनियर अफसरान भी जल्द ही गिरफ्तार हो गए, जबकि इन सब में शामिल एक और सिविलियन मुश्ताक डाइवो की पिछली सीट पर सालम इंटरचेंज से गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि वो सीट पर सोया हुआ था। मुश्ताक वही शख्स था जिसने झंडा चीची पुल तबाह करने के लिए बटन दबाया था और चंद सेकंड की ताखीर या जैमर्स की वजह से जनरल मुशर्रफ महफूज रहे थे। उस वक्त तक जनरल मुशर्रफ सिर्फ दहशतगर्द हमलों ही से नहीं बचे थे, बल्कि सियासी तौर पर भी बाल बाल बचे थे। वो अपनी बनाई काफ लीग को वज़ारत उज़्मा की सीट तक ले आए थे, मगर कैसे? उनके पास तो 92 सीट्स, 92 सीट्स कम थीं। फिर उन्होंने ये मार्का कैसे सरअंजाम दिया? हुआ ये कि इलेक्शन के इख्तिताम पर पीपल्स पार्टी के पास थी कुल सीट्स 81, एमएमए के पास थी 63 और नून लीग के पास थी 19 एमक्यूएम के पास 17 सीट्स थीं और इमरान खान की जमात तहरीक इंसाफ ने सिर्फ 1 सीट जीती थी, मियांवाली से इमरान खान की अपनी सीट। लेकिन इन सबसे ज्यादा सीट्स हासिल की जनरल मुशर्रफ की तैयार करदा जमात काफ लीग ने। इनके पास आज़ाद अराकीन, माइनॉरिटीज़ और ख़वातीन की कुल मिलाकर सीट्स थी 118। लेकिन मसला ये था कि उस वक्त काफ लीग को हुकूमत बनाने के लिए 172 वोट्स या सीट्स चाहिए थी। ये नंबर पूरा करने के लिए उनका साथ दिया अल्ताफ हुसैन की एमक्यूएम ने, नेशनल अलायंस ने, जिसमें गुलाम मुस्तफ़ा जतोई, साबिक सदर फारूक लगारी और डॉक्टर ताहिरुल कादरी शामिल थे। इसके अलावा और दूसरी बहुत सी छोटी छोटी जमातों को मिलाकर काफ लीग हुकूमत बनाने की पोजीशन के करीब आ गई थी, क्योंकि अभी भी उनके पास 10 वोट्स कम थे। इन 10 वोट्स के लिए ना तो नून लीग से तामुन मिल रहा था और ना पीपल्स पार्टी से और ना एमएमए से, क्योंकि एमएमए तो खुद मुकाबले पर थी। तो फिर ये 10 वोट्स कहाँ से पूरे किए जाते? तो ऐसे में पहली कोशिश ये की गई कि काफ लीग ने एमएमए से सपोर्ट मांगी कि वो उनको वज़ारत उज़्मा के लिए तामुन दें। लेकिन हुआ ये कि जब चौधरी शुजात हुसैन ने एमएमए के वफ्द से मुलाकात की तो मौलाना फजलुर रहमान ने खुद वज़ीर आज़म बनने के लिए उनसे तामुन मांग लिया। चौधरी शुजात हुसैन ने कहा कि हम तो बलूचिस्तान से मीर ज़फ़रुल्लाह जमाली को वज़ीर आज़म बनवाना चाहते हैं, इसमें आप हमारे साथ ताउन कीजिए। लेकिन एमएमए के कायदीन काजी हुसैन अहमद, मौलाना शाह अहमद नूरानी और मौलाना फजलुर रहमान इस बात पर नहीं माने। घंटों पर मुश्तमिल तवील मीटिंग्स हुई, यहाँ तक कि एक मीटिंग में फजर की अज़ानें सुनाई देने लगी। काजी हुसैन अहमद ने कराकली टोपी उठाई और कहा, मैं आखिरी बात कहने लगा हूँ, अगर आप लोगों को मंजूर हो तो ठीक, वरना आज से मीटिंग्स ख़त्म। उन्होंने कहा,
मुस्लिम लीग काफ और MMA मिलकर हुकूमत बनाएं, चौधरी शुजात हुसैन वज़ीर आज़म और मौलाना फजलुर रहमान नायब वज़ीर आज़म होंगे। लियाकत बलोच स्पीकर कौमी असम्बली और शाह अहमद नूरानी चेयरमैन सेनेट होंगे। चौधरी शुजात हुसैन को ये कबूल नहीं था, सो ये मुज़ाकरात नाकाम हो गए और MMA ने वज़ीर आज़म के लिए मौलाना फजलुर रहमान के कागजात जमा करवा दिए। अब यूं था कि मैदान में मौलाना फजलुर रहमान एक तरफ उम्मीदवार थे और दूसरी तरफ काफ लीग के मीर ज़फ़रुल्लाह जमाली पाकिस्तान की वज़ारत उज़्मा के लिए उम्मीदवार थे। लेकिन मैदान में अभी दो बड़ी पार्टियां बाकी थीं, एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और दूसरी मुस्लिम लीग नून। MMA ने दोनों से ताउन का मुतालबा कर दिया। नून लीग ने मौलाना फजलुर रहमान को सपोर्ट करने का ऐलान किया। मुत्तहिदा मजलिस अमल पीपल्स पार्टी को भी मना रही थी कि वो मौलाना फजलुर रहमान को वज़ारत उज़्मा का वोट दें, लेकिन इस दौरान पीपल्स पार्टी ने अपना उम्मीदवार खड़ा कर दिया और इसका नाम था शाह महमूद कुरैशी। इस उम्मीदवार के आ जाने से अब काफ लीग के वज़ीर आज़म बनने का चांस काफ़ी ज़्यादा हो गया था, क्योंकि अपोजिशन के वोट्स डिवाइड हो गए थे। लेकिन वो 10 वोटों का मसला अभी तक मौजूद था। इलेक्शन हुए 1 महीना तकरीबन हो चुका था और ये 10 वोट्स का मसला हल नहीं हो रहा था। काफ लीग को 10 वोट हर हाल में चाहिए थे, मगर फिर रात के गहरे अंधेरे में आधी रात के वक्त एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और 15 नवंबर की सुबह अखबारात में एक खबर छपी। पीपल्स पार्टी के 10 अरकान असम्बली ने फॉरवर्ड ब्लॉक बना लिया है। जिन अरकान ने फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया था उनमें फैसल साले हयात, राव सिकंदर इकबाल, नौरेज़ शकूर, मलिक आमिर विर्क, रज़ा हराज, मेजर तनवीर, डॉक्टर निसार, मलक ज़हीर, रईस मुनीर और खालिद दोंड शामिल थे। इस ग्रुप ने अपना नाम पीपल्स पार्टी पैट्रियट रखा और कहा कि उन्होंने ऐसा अपनी आज़ाद मर्जी से किया है, उन पर किसी का दबाव नहीं है। लेकिन असल में हुआ क्या था? कहा जाता है कि सारे जोड़ तोड़ के पीछे पंजाब के डायरेक्टर ISI थे, जिन्हें जनरल मुशर्रफ ने मार्शाल्लाह के बाद पंजाब का सेक्रेटरी दाखिला बनाया था। वो अहम तरीन जासूसी के इदारे इंटेलिजेंस ब्यूरो के सरबराह भी रहे हैं। ये शख्स थे ब्रिगेडियर इजाज शाह, आज के वजीर दाखिला। ऐसा उस वक्त कहा जाता था और अब भी कहा जाता है, लेकिन ब्रिगेडियर इजाज शाह इससे इनकार करते हैं और वो कहते हैं कि काफ लीग उन्होंने बनवाई थी, लेकिन पैट्रियट बनवाने में एक और जनरल मेहदी का हाथ था। सर आपका रोल था पीपल्स पार्टी पैट्रियट बनाने में, तो क्रेडिट लेना इसका। पीपल्स पार्टी जो चीज़ मैंने नहीं की उसका मैं क्यों कहूँ? उसका क्रेडिट जो आपके रिश्तेदार हैं, अल्लाह ताला जनरल हुसैन मेहदी साहब उनका था, बिकॉज दे गॉट इन टच विद हिम। बेनज़ीर भुट्टो ने इन 10 अरकान के छोड़ जाने पर नाराजगी दिखाई, लेकिन मामला अल्लाह पर छोड़ने का ऐलान किया। लेकिन ये दिलचस्प बात आपको ज़रूर जानना चाहिए कि उस वक्त के वज़ीर इत्तलाआत निसार मेमन अपनी पार्टी से बेवफाई करने वालों की तारीफ करते हुए कहा करते थे कि ज़मीर के मुताबिक फैसला करना फ्लोर क्रॉसिंग नहीं है। याद रहे कि फ्लोर क्रॉसिंग का मतलब है कि आप जीत कर तो एक पार्टी के टिकट पर आए हैं, लेकिन पार्लियामेंट में आकर वज़ारत उज़्मा और चंद दूसरे मामलात में वोट अपनी पार्टी के खिलाफ देते हैं। इन 10 अरकान का अपना कहना है कि उन पर कोई दबाव नहीं था, लेकिन उनके लिए वहाँ एक सीरियस मसला ये था कि आईने पाकिस्तान के मुताबिक अगर कोई रुकने असम्बली अपनी पार्टी के खिलाफ वोट देता है तो उसकी रुकनीत ही ख़त्म हो जाएगी, यानी उसका इलेक्शन कलअदम, उसे दोबारा इलेक्शन लड़कर नए इंतखाबी निशान पर पार्लियामेंट में आना होगा। लेकिन ऐसे में एक बार फिर जनरल मुशर्रफ ने अपनी ताकत दिखाई और आइन की वो शिक ही मुअत्तल कर दी जिसके मुताबिक इलेक्शन जीतने के बाद कोई अपनी पार्टी तब्दील नहीं कर सकता। इस बंदोबस्त से ये तासुर मिलता है कि ये सब कुछ जनरल मुशर्रफ अपनी पार्टी को जितवाने के लिए कर रहे थे। तो 15 नवंबर को ये फॉरवर्ड ब्लॉक बना और 22 नवंबर को वज़ारत उज़्मा के लिए वोटिंग हुई। काफ लीग 172 वोट्स के साथ प्राइम मिनिस्टर की सीट जीत गई। ये पूरे वोट्स थे, यानी काफ लीग की हुकूमत सिर्फ एक वोट पर खड़ी थी। इसके मुकाबले में मौलाना फजलुर रहमान को मिले 86 वोट्स। याद रहे कि इन इलेक्शंस में इमरान खान ने भी मौलाना फजलुर रहमान ही को वोट दिया था। तीसरे उम्मीदवार शाह महमूद कुरैशी को 70 वोट्स मिले।
अब इस नई असेंबली में मौलाना फजलुर रहमान अपोजिशन लीडर और मीर ज़फ़रुल्लाह खान जमाली वज़ीर आज़म बन गए। पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान में काफ लीग या परवेज़ मुशर्रफ की हमायती हुकूमतें बनी, जबकि KPK में, जो कि उस वक्त सूबा सरहद कहलाता था, वहाँ MMA ने हुकूमत बनाई और सेनेट चेयरमैन भी काफ लीग ही के मियाँ मोहम्मद सोमरो बने। पीपल्स पार्टी के वो 10 अरकान असम्बली जिन्होंने आधी रात के वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करके फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया था, उन्हें 6 वजारतें दी गईं। राव सिकंदर इकबाल को नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर दिफा बनाया गया, जबकि बाकियों को भी तयशुदा वजारतें दी गईं। पीपल्स पार्टी ने इन अरकान को शोकाज नोटिस भेजे, लेकिन अब जाहिर है इन्हें इससे फ़र्क नहीं पड़ता था। इसके अलावा काफ लीग की हुकूमत के अहम वज़रा में शेख रशीद अहमद थे, ज़ुबैदा जलाल थी, हुमायूं अख्तर थे, गौस बख्श, शौकत अजीज़ और नीलुफर बख्तियार भी थी। ये एक तगड़ी हुकूमत थी, यहाँ तक कि 172 वोट्स लेने वाले वज़ीर आज़म ने 188 हासिल किए। ज़फ़रुल्लाह खान जमाली को सदर जनरल परवेज़ मुशर्रफ की मर्जी और ख्वाहिश से वज़ीर आज़म बनाया गया था, लेकिन इसके पीछे 2 बहुत अहम वजूहात भी थी। एक ये कि जनरल मुशर्रफ इन्हें बेज़रर लीडर समझते थे और उनका ख्याल था कि ज़फ़रुल्लाह जमाली उनके खिलाफ किसी मुहिम जोई का हिस्सा नहीं बनेंगे। दूसरी वजह यह थी कि वो बलूचिस्तान को इज्जत देना चाहते थे। नौमुंतखब वज़ीर आज़म से चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ सदर जनरल परवेज़ मुशर्रफ ताउन का ऐलान कर रहे थे। वज़ीर आज़म भी बयान दे रहे थे कि वो जनरल मुशर्रफ की पॉलिसियाँ जारी रखेंगे। ये वो दौर शुरू हो रहा था जिसमें सिविल मिलिट्री ताल्लुकात बेहतरीन थे, बल्कि पिछले 10 साल में इतने बेहतरीन सिविल मिलिट्री ताल्लुकात कभी नहीं थे। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि ये सारी वजूहात नाकाम ठहरी और मीर ज़फ़रुल्लाह खान जमाली को सिर्फ 19 माह बाद इस्तीफ़ा देने पर मजबूर कर दिया गया। वो कौन सा जर्नलिस्ट था जो पाकिस्तान में कत्ल हुआ तो उसकी खबरें पूरी दुनिया में लगीं, लेकिन जब ये वाक़या खुला तो कहानी अंदाज़ों से कहीं गहरी थी। मौजूदा वज़ीर दाखिला ब्रिगेडियर इजाज़ शाह का इस वाक़े से क्या ताल्लुक़ था, ये सब आपको दिखाएंगे, लेकिन हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान की अगली किस्त में।